नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेकंड टर्म एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के लिए JCRT द्वारा जारी किए गए द्वितीय शब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 जितने भी मॉडल पेपर्स जारी किए गए हैं एक एक करके सभी को हल करके इस चैनल में अपलोड किया जाएगा। आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का एग्जाम एक ही साथ लिया जाएगा। समय 1.5 घंटे मिलेंगे, कुल पूर्णांक 40 रहेगा। ठीक है, कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग प्रश्न की ओर आएंगे। ठीक है, देखिए क्या सामान्य निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए जैसे कि इस बार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 19। सेकेंड टर्म एग्जाम का मैं बात कर रहा हूं, टर्म 1 का नहीं, टर्म 2 का बात कर रहा हूं। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 19। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, अधिकतम 1 वाक्य में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक आपका रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, अधिकतम 50 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, अधिकतम 100 शब्दों में देना है। ठीक है, टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन टर्म 2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपका सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर जो है 7 प्रश्न दिया रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, 7 प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर मैं जो है आप लोगों के लिए 7 के 7 प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक एक करके 7 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि हेनरी फोर्ड कौन था। देखिए हेनरी फोर्ड जो है ना, बड़े पैमानों पर कारों का एक जगत प्रसिद्ध निर्माता था। बड़े पैमानों पर कारों का एक जगत प्रसिद्ध निर्माता, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए औद्योगिक क्रांति हम उस क्रांति को कहते हैं जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। इस तरह आप लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि औद्योगिक क्रांति हम उस क्रांति को कहते हैं जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। देखिए क्षेत्रीय दल किसे कहेंगे कि क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कार्यान्वित करते हैं और अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कार्यान्वित करते हैं और अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सामने कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। देखिए खरीफ फसल जो है ना, ऐसी फसलें जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ऐसी फसलें जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे कि चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली, ज्वार, कपास, अरहर, उड़द आदि। इस तरह से आप खरीफ फसल के जो है उदाहरण दे सकते हो। क्लियर है। पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। मैं इस तरह से लिख के रखा हूं कि वर्तमान नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, पहले राजशाही था, अब जो है लोकतांत्रिक बन गया है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हो।
ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए मैं इस तरह से लिख के रखा हूं कि सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। सरकार द्वारा अवरोधक तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। यहाँ पर मैं सातों के सातों जो है प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दिया। एग्जाम में आप लोगों को जो है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं यहाँ पर सातों के सातों जो है आप लोगों को बता दिया। क्लियर है, किन्हीं 5 के उत्तर आपको देना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट रहेगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहां भी आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हो कि 1929 की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग बिल्कुल तबाह हो गए। पटसन की कीमतों में कोई 60% की गिरावट आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे कर्ज में दबते चले गए। आप इस तरह से छोटा सा आंसर दे सकते हो कि 1929 की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग बिल्कुल तबाह हो गए। पटसन की कीमतों में 60% की गिरावट आ गई। ठीक है, 60% की गिरावट आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे कर्ज में दबते चले गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा आपका प्रश्न संख्या 9 में रहेगा आपका 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते हैं। देखिए इस तरह से आप आंसर जो है दे सकते हो। आपको आंसर देना इस तरह से कि बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घरों, बंदरगाहों, शराबखानों में, जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई के काम में मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घरों, बंदरगाहों, शराबखानों में, जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई के काम में मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। देखिए पवन ऊर्जा का अगर बात करें, भारत को अब जो है विश्व में पवन महाशक्ति का ऊर्जा दिया गया है। भारत में पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइला से मदुरई तक अवस्थित है। ये पॉइंट आपको देना है। भारत में पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में नागरकोइला से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अलावा आपका हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म स्थित है। इस तरह से आप छोटा सा आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं लिख के रखा हूँ राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट आप लोगों के लिए जो है लिख के रखा हूँ। पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ कि चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है चुनाव लड़ना, कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों द्वारा तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। ठीक है, इस तरह से आप जो है पहला पॉइंट दे सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ कि सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। ठीक है,
सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हो कि सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने तथा लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने तथा लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और कठोर दंड आयात करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद भी करता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है और कठोर दंड आयात करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद भी करता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, इस तरह से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 में दिया हुआ है कि बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेते हैं। बैंक जो हम लोगों को जो ब्याज देता है ना, तो उससे अधिक हम लोगों से लेता है ऋण देकर, अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज तथा जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज में अंतर बैंकों की आय का प्रमुख जो है स्रोत है। ये आप इस तरह से दे सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो यहाँ पर मैं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख भी किया हूं, एक एक करके बताऊंगा। देखिए, पहला पॉइंट है आपके सामने कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण के परिणाम स्वरूप आयात निर्यात तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण के परिणाम स्वरूप आयात निर्यात तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। दूसरा है कि इससे विभिन्न देशों को एक दूसरे के नजदीक आने का अवसर प्राप्त होता है, वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरा है कि विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। इस तरह से आप जो है तीनों का उल्लेख कर सकते हो। ठीक है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो इस तरह से मैं लिख के रखा हूं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तीनों के आंसर जो है इस तरह से देख सकते, तीनों का जो है उल्लेख इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय के बाद रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको एग्जाम में देना है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इसलिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ जो है आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ। आप चाहे तो किताब से पढ़ सकते हो या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए प्रश्न बता रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ये आप क्वेश्चन जो है किताब से ढूंढ के जो है पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाएं। नेक्स्ट है भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखें और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 19 लास्ट है कि भारत के दिए गए मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम का मिलान करें। नवेली, कोरबा, चंद्रपुर, तावतभाटा और नरोरा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 19। इस तरह का प्रश्न जो है आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। लास्ट प्रश्न में रहेगा आपका एक इस तरह का एक मानचित्र रहेगा। ठीक है, और
इन पांचों प्रश्नों में से आपको एग्जाम में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। आप लोग जो है इन पांचों प्रश्नों के उत्तर जो है किताब से पढ़ लीजिए। अगर मुझे कमेंट करते हो तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।